किसी जीन को ऐड करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं, किसी जीन को क्लोन कर रहे हैं, किसी जीन को ट्रांसफर कर रहे हैं। दिस इज ऑल व्हाट इज प्रेजेंट इन दी जेनेटिक इंजीनियरिंग। वेक्टर्स को हमें इस तरीके से यूज करना होता है कि पहला वो फॉरेन डीएनए के साथ इजीली जुड़ चुके, और दूसरा हम रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट्स को या रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को इजीली डिफरेंशिएट कर पाए। मैंने लैक्सेट जीन पे जीन ऑफ इंटरेस्ट काटा, मतलब इंसर्ट किया, लेकिन किसी रीजन की वजह से इंसर्ट नहीं हुआ, तो क्या होगा? पीसीआरएस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें हमें करना क्या होता है? इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन करना होता है, लैब में उस जेनेटिक मटेरियल को एम्प्लीफाई करना होता है, नंबर बढ़ाना होता है। हेलो बेटा जी, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपका रैपिड रिवीजन का, विच इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। बिना डीली के स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी का मतलब बेसिकली क्या होता है कि आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स या एंजाइम्स को यूज कर रहे हो किसी यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए, कोई यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए, कोई यूजफुल एंजाइम बनाने के लिए, एंड किस चीज के लिए यूज कर रहे हो, सो दैट इट कुड बी बेनिफिशियल और यूजफुल फॉर द ह्यूमंस। बायोटेक्नोलॉजी की दो ब्रांचेस हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल में आप माइक्रोब्स यूज करते हैं, लेकिन स्मॉल स्केल पे होता है, एग्जांपल कर्ड, ब्रेड या वाइन मेकिंग जो नॉर्मल रेगुलर है। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में आप जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को। जेनेटिकली मॉडिफाई करना मतलब आपको जीन्स को ऑल्टर करना है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है, एग्जाम्पल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है, किसी जीन को सिंथेसाइज करना, डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन एंड करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन। ठीक है, इसके बाद EFB यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने क्या डेफिनेशन दिया था आपका? इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेज एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स देयरऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज बायोटेक्नोलॉजी। एंड बायोटेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो इंक्लूड करती है, इट इनकम्पासेस बोथ द ट्रेडिशनल व्यू एंड द मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके बाद आप बायोटेक्नोलॉजी की ही आगे बात करेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप क्या करते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को चेंज करते हैं, दैट इज आप उसके जीन्स को चेंज कर रहे हैं, तो आप उसके डीएनए को ऑल्टर कर रहे हैं। ठीक है, किसी जीन को ऐड करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं, किसी जीन को क्लोन कर रहे हैं, किसी जीन को ट्रांसफर कर रहे हैं। दिस इज ऑल व्हाट इज प्रेजेंट इन दी जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है? आपको कभी भी जाकर केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस करना है, आपको किसी चीज का प्रोडक्शन करना है, तो आपको माइक्रोबियल फ्री या स्टीराइल स्पेस चाहिए। स्टीराइल स्पेस का मतलब है माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री। इट शुड बी माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री, कोई भी कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए दही को ग्रो करने के लिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया चाहिए होता है, लैब बैक्टीरिया चाहिए होता है, तो मुझे वो बैक्टीरिया चाहिए, सो दैट इज हमें सिर्फ यूजफुल बैक्टीरिया चाहिए, कोई भी अनवांटेड बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं करवानी है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। इसके बाद आप एडवांटेज अगर देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी का ओवर दी अदर टेक्निक्स, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रिजर्व होती है, लेकिन तो डिसएडवांटेज क्या है कि वेरिएशंस नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? वेरिएशंस होती हैं। क्यों? क्योंकि रिकॉम्बिनेशंस होती हैं, एंड रिकॉम्बिनेशन होंगी, वेरिएशंस होंगी, तो क्या नहीं प्रेजेंट होंगे? आपके इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है कि कभी कभी कुछ ऐसे रिकॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल है या पॉपुलेशन के लिए हार्मफुल है। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीडिंग यूज करते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि इट लीड्स टू इंक्लूजन ऑफ द अनवांटेड जीन ऑल्सो, जिसको आप क्या बोलते हो? अनडिजायरेबल जीन्स लिख दो, या फिर इसको लिख दो अनवांटेड जीन्स। ठीक है, ओके। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या करती है? इट अलाउज अस टू आइसोलेट ओनली द डिजायरेबल जीन, और उसी को इनकॉर्पोरेट करके आप किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में या किसी टारगेट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करवा देंगे। तो आपके स्टेप्स क्या हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए? या किसी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डीएनए विद डिजायरेबल जीन, उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इनटू द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए इनटू द प्रोजेनी। क्लियर है? की टूल्स क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के? आप एंजाइम्स यूज करेंगे, वेक्टर्स यूज करेंगे, होस्ट सेल्स यूज करेंगे। एंजाइम्स कौन से यूज करता है? न्यूक्लियेसेस, डीएनए पॉलीमरेसेस, लाइगेसेस। न्यूक्लियसेस आपके दो टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करते हैं? डीएनए के लास्ट में से, एंड में से कट करते हैं एंडोन्यूक्लियसेस विद इन द डीएनए। मान लीजिए अगर डीएनए है तो एक्सोन्यूक्लियसेस बाहर से हटाएंगे, एंडोन्यूक्लियसेस विद इन द डीएनए सीक्वेंस में कट करेंगे। क्लियर है?
1963 में दो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल थे किस चीज के लिए, फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियोफेज इन इकोलाई, उनको आइसोलेट किया गया था, मिथाइलेज एंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, ठीक है। ये आपको डिटेल में मैं क्लास में पढ़ा चुकी हूँ उसका क्या रोल था। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? आपके डीएनए सीक्वेंस को कट करना। तो आपके 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया में से मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आइसोलेट किए जा चुके हैं। नोमेनक्लेचर किसके बेसिस पे होता है कि फर्स्ट नाम जीनस से होता है, सेकंड 2 लेटर्स स्पीशीज से होते हैं, उसके बाद वाला लेटर स्ट्रेन से होता है, और लास्ट होता है जो रोमन नंबर, दैट इज द ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ठीक है। तो कैसे कैसे काम करता है? लेंथ ऑफ द डीएनए सीक्वेंस को इंस्पेक्ट करता है, कोई स्पेसिफिक रिकग्निशन सीक्वेंस ही है जिसको आइडेंटिफाई करके कट करता है, और जब उसको कट करता है डीएनए को तो वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स को कट करेगा, ठीक है। और जो ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस हमें मिलेंगे दोस आर नोन एज स्टिकी एंड्स, क्लियर है। तो यही सब यहाँ पे चीजें लिखी हुई आप देख लेना। जो पॉइंट आपको देखना है कि पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो डिस्कवर हुआ था दैट वाज हिंट 2, इट इज आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड 5 years लेटर, ठीक है। रिकग्निशन सीक्वेंस कितना होता है? 6 बेस पेयर्स का। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था? स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने 1972 में। उन्होंने क्या किया था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिया था, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का प्लाज्मिड था, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाया था और उसको किसमें इंट्रोड्यूस कर दिया था? इकोलाई में इंट्रोड्यूस कर दिया था। समझ में आ गया? क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं? क्लोनिंग वेक्टर्स बेसिकली वो व्हीकल्स होते हैं जो आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपके रेसिपिएंट सेल्स या आपके टारगेट ऑर्गेनिज्म तक लेकर जाएंगे। अब उसके बाद वेक्टर्स को हमें इस तरीके से यूज करना होता है कि पहला वो फॉरेन डीएनए के साथ इजीली जुड़ चुके, और दूसरा हम रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट्स को या रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को इजीली डिफरेंशिएट कर पाए। रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या है? अगर किसी वेक्टर के पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो वो रिकॉम्बिनेंट है, अगर किसी वेक्टर के पास जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। अब मुझे काम किससे है? रिकॉम्बिनेंट से, क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट के पास तो जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरे पर्पस का क्या है? रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। फीचर्स क्या है क्लोनिंग वेक्टर के? पहला, उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, वो सीक्वेंस होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही कंट्रोल करता है किसी वेक्टर का क्लोनिंग नंबर कितना होता है। उसके साथ साथ यही वेक्टर्स वो वेक्टर्स हम सूट करते हैं जो हाई कॉपी नंबर जनरेट करें या हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करें। सिलेक्टेबल मार्कर क्या है? ट्रांसफॉर्मेंट्स को यूज करने के लिए काम आते हैं, सेलेक्ट करने के लिए काम आते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है जो हम यूज करते हैं। नॉर्मली इकोलाई के पास कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं होता। क्लोनिंग या रिस्ट्रिक्शन साइट्स की बात करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेंट सेलेक्ट करने के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। अब इसमें ध्यान से सुनना, ये बेसिकली एक साथ समझ लो फिर समझ में आ जाएगा, घर जाके पढ़ लेना। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? जब मैंने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है, जिस वेक्टर में मेरा फॉरेन पीस ऑफ डीएनए है, उसको मुझे होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर या किसी बैक्टीरियम के अंदर इनकॉर्पोरेट कराना है, सो दैट इज व्हाट मेरा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। PBr 322 का डायग्राम देखना आप सबसे पहले। ये आपका एक क्लोनिंग वेक्टर है जो यूज होता है। 2 जीन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के पास PVU1 और PST1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है। टेट्रासाइक्लिन के पास BAMH1 और SAL1 की साइट है, ठीक है। अगर कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट था तो मान लीजिए इसके पास कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो ना इनमें से किसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट कटी, ना इनमें से किसी साइट का यूज हुआ। तो मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बिल्कुल बढ़िया था, बिल्कुल फर्स्ट क्लास था। लेकिन मान लो यहाँ पे मैंने बोला कि मैंने BAMH1 यूज किया या फिर मैंने SAL1 को यूज करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दिया, तो मैंने इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को बना दिया इनएक्टिव। क्यों? ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ द फॉरेन जीन। सो इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ना टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ना एम्पिसिलिन के पास है, तो ये वाला एम्पिसिलिन के लिए भी रेजिस्टेंस है और टेट्रासाइक्लिन के भी रेजिस्टेंट है। लेकिन इसकी बात करो, अगर आप इसकी बात करते हो जीन ऑफ इंटरेस्ट किसकी साइड पे है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की साइड पे, तो ये किसके रेजिस्टेंट नहीं है? टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंट नहीं है, लेकिन एम्पिसिलिन के रेजिस्टेंट अभी भी है। समझ में आ गया? तो यहीं पे पढ़िए इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब क्या होता है कि अगर किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप इंसर्ट कर देते हैं किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के अंदर, तो वो जो सिलेक्टेबल मार्कर होता है उसमें जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है वो बेसिकली इंसर्शनली इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली एग्जांपल वही दिया था कि मैंने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की BAMH1 पे इंसर्ट किया है।
तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ होगा तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ होगा तो खुद सोचो, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है मतलब पीबीआर 322 नहीं गया, पीबीआर 322 नहीं गया मतलब मेरा बैक्टीरिया या होस्ट ऑर्गेनिज्म ना तो एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट होगा ना टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट होगा। तो मैंने पहले सेलेक्ट कर लिया ट्रांसफॉर्मेंट, उसके बाद मैं क्या सेलेक्ट कर लूंगी, रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, तो ये हमेशा एक फैक्ट होता है कि आप पहले ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेलेक्ट करेंगे, पहले पता चल गया। अब अगर मुझे ये पता चल गया कि वेक्टर एंटर किया है होस्ट के अंदर, तो मुझे ये भी तो देखना है कि वेक्टर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लेकर गया है या नहीं लेकर गया। तो मुझे ये देखना है कि वो ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, तो आप इस ऑर्डर में चीजें सेलेक्ट करते हैं। आरओपी का मतलब क्या होता है, आरओपी बेसिकली प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए जितने प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए कोड करता है। सो सारे ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट्स नहीं होते, तो आप पहले क्या सेलेक्ट करते हैं, पहले क्या सेलेक्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट्स, और फिर क्या सेलेक्ट करते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स। समझ में आ गया। और एक और हिंट दे रही हूं, ये वाला एग्जाम्पल सेलेक्ट करके, यही वाला सेम एग्जाम्पल, मैंने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट किया, तो मैं जिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करती हूँ उस एंटीबायोटिक को यूज करके मैं अपना ट्रांसफॉर्मेंट नहीं सेलेक्ट करूंगी, उससे दूसरी वाली एंटीबायोटिक को यूज करके ट्रांसफॉर्मेंट सेलेक्ट करेंगे, और जिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पे मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट किया है उस एंटीबायोटिक को यूज करके मैं अपना रिकॉम्बिनेंट सेलेक्ट करूंगी। समझ में आ गया आपको। प्लाज्मिड्स क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करते हैं, विच इज ऑटोनॉमसली सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। इनके पास 1 या 2 कॉपीज पर सेल से लेके 15 से 100 कॉपीज भी बना सकते हैं, मतलब लो कॉपी नंबर भी हो सकता है, हाई कॉपी नंबर भी हो सकता है। समझ में आ गया। तो यही वाली आपकी पीवीआर 320 यूज करने का एक साइड इफेक्ट क्या था, ड्रॉबैक क्या था कि हमें 2 बार प्लेटिंग करनी पड़ती थी, हमें 2 बार प्लेटिंग करनी पड़ती थी। पहले मुझे एक एंटीबायोटिक को यूज करके ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेलेक्ट करना था, फिर दूसरी को यूज करके रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट सेलेक्ट करना था। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए था कि एक ही सिलेक्टेबल मार्कर से हमें ये पता चल जाए कि कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या था कि हमने सबस्ट्रेट था, ये सबस्ट्रेट बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की हेल्प से जो प्रोडक्ट बनाता था वो प्रोडक्ट ब्लू कलर का होता है एंड जो सबस्ट्रेट है वो व्हाइट कलर का है। ठीक है, तो हमने किया क्या था, इसको यूज किया, तो इसको यूज करके हमें क्या पता चला कि अगर मैंने अपने फॉरेन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट को लैगजेड जीन के टाइम पे लैगजेड जीन पे इंसर्ट किया और इकोलाई में ट्रांसफर कर दिया, तो अगर ये जो इनकॉर्पोरेशन था वो सक्सेसफुल था, तो सक्सेसफुल हुआ का क्या मतलब है, ये लैगजेड जीन था, ये कटा, यहाँ पे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया, तो लैगजेड जीन काम नहीं करेगा, जीन काम नहीं करेगा तो एंजाइम नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं बनेगा तो क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा तो आपको बैक्टीरिया की व्हाइट कलर की कॉलोनीज मिलेंगी, और व्हाइट कलर की कॉलोनीज मिलने का मतलब है कि मुझे रिकॉम्बिनेंट्स मिल चुके हैं। लेकिन अगर मैंने लैगजेड जीन पे जीन ऑफ इंटरेस्ट काटा, मतलब इंसर्ट किया, लेकिन किसी रीजन की वजह से इंसर्ट नहीं हुआ, तो क्या होगा, जो मेरा लैगजेड जीन था वो बिल्कुल इंटैक्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, लैगजेड जीन प्रेजेंट है तो वो एक्सप्रेस भी करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस भी करेगा, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम अगर प्रोड्यूस करेगा तो रिएक्शन होगा, तो ब्लू कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस होंगी, ब्लू कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है, वो मेरे नॉन रिकॉम्बिनेंट्स है। समझ में आ गया आपको। इसके बाद आप अलग अलग वेक्टर्स यूज करते हैं, टीआई प्लाज्मिड बेसिकली एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को यूज करते हैं, डाइकॉट प्लांट्स में ट्यूमर कॉज कर सकता है, बट इसके टीआई प्लाज्मिड को आप मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं कि प्लांट्स में किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करना है। ठीक है, इसके बाद आप बैक्टीरियोफेजेस को भी यूज कर सकते हैं, आप रेट्रोवायरसेस को भी यूज कर सकते हैं। जब आप रेट्रोवायरसेस को यूज करते हैं, रेट्रोवायरसेस के पास कैपेबिलिटी होती है एनिमल्स के केस में कैंसर कॉज करने की। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हम डिसआर्म्ड रेट्रोवायरसेस यूज करते हैं, जैसे वहां पे हम डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड यूज करते हैं। इसके बाद मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, मुझे होस्ट के अंदर एंट्री करवानी है अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। पहला क्या है, माइक्रो इंजेक्शन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैं डायरेक्टली किसी एनिमल सेल के न्यूक्लियस में इंजेक्ट कर दूंगी,
उसके बाद क्या है, बायोलिस्टिक जीन गन मेथड। बायोलिस्टिक जीन गन मेथड का क्या मतलब है कि जो भी मेरे प्लांट सेल है उसमें हम ऐसे माइक्रो पार्टिकल्स, हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल से कोट करेंगे विच आर मेड अप ऑफ टंगस्टन एंड गोल्ड, उसको डीएनए के साथ कोट करके उसको फायर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है मेरा हीट शॉक मेथड। हीट शॉक मेथड में क्या होता है, पहले हम उसको आइस में रखेंगे, फिर हम उसको 42 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, फिर हम दोबारा उसको आइस पे रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक और चीज करते हैं, डाइवेलेंट कैटायन यूज करते हैं। डाइवेलेंट कैटायन यूज करते हैं कैल्शियम, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, डिसआर्म पैथोजन वेक्टर यूज करेंगे, जो मैंने आपको टीआई प्लाज्मिडिया आपका ये रेट्रोवायरस बता दिया। डीएनए क्या है, हाइड्रोफिलिक है, तो क्या नहीं पास करता, सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पाता, तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, उसको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है, अपने होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट मतलब उसको केपेबल बनाना पड़ता है कि वो एक्सेप्ट कर पाए अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। तो यही वो सारी चीजें मैंने आपको पीछे जो बताया, आइस ट्रीटमेंट, हीट शॉक मेथड, आइस 42 डिग्री सेल्सियस, कैल्शियम को ट्रीट करके, वो ही सारी चीजें आपकी लिखी हुई है, आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, बेसिकली बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होल्स बन जाते हैं और वो एंटर कर जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, डीएनए आइसोलेट कर दिया, उसके बाद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसको फ्रैगमेंट कर दिया, फिर उसको आइसोलेट करा, आइसोलेट करने के बाद एम्पलीफाई किया जीन ऑफ इंटरेस्ट को पीसीआर यूज करके, लाइगेशन किया जिससे कि वेक्टर में इंसर्ट कर सके, उसके बाद उसको इंसर्ट करके होस्ट में ट्रांसफर करा, होस्ट सेल्स को कल्चर किया है लार्ज स्केल पर और फिर उसको एक्सट्रैक्ट करके प्योरीफाई किया है, ठीक है। आइसोलेशन में समझिए, अगर मुझे जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करना है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मुझे कहां से एक्सट्रैक्ट करना है। बैक्टीरिया यूज करना है तो लाइसोजाइम यूज करूंगी, फंगस से निकालना है काइटिनेज, प्लांट सेल से यूज करूंगी तो सेल्यूलेज। ये एंजाइम्स क्या करेंगे, जो भी सेल वॉल है उसको तोड़ देंगी, जो भी अंदर का मटेरियल आ जाएगा, आरएनएज यूज करेंगे आरएनए को तोड़ने के लिए, प्रोटीन्स यूज करेंगे प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए। अब तो मुझे प्योर डीएनए मिल गया, प्योर डीएनए को सेंट्रीफ्यूज करूंगी, सेंट्रीफ्यूज करके उसको हाई स्पीड पे रोटेट करवाऊंगी, चिल्ड इथेनॉल डाल दूंगी तो डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। इस मेथड को बोलते हैं स्पूलिंग मेथड। जब चिल्ड इथेनॉल डाल के ग्लास रॉड से उसको बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं तो वो जो डीएनए है वो उस ग्लास रॉड पे ऐसे धागे की तरह मतलब ऐसे धागे की तरह प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऐसे वाइंड अप कर लेता है। नेक्स्ट क्या है, फ्रैगमेंटेशन बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, सेपरेशन आइसोलेशन ऑफ डीएनए बाय डीएनए फ्रैगमेंट्स कैसे करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का बेसिस क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर क्या करना है, सेपरेट करना है। तो मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स क्या होता है आपका, एग्रोज, नेचुरल पॉलीमर है, सीवीड से ऑब्टेन किया जाता है। डीएनए फ्रैगमेंट्स को सीविंग इफेक्ट से के बेसिस पे सेपरेट करता है। अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए सैंपल लोडिंग होती है, इस जगह पे आपने क्या किया, सैंपल लोडिंग की है वेल्स में, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया, जो भी सबसे लार्जेस्ट फ्रैगमेंट है वो यहाँ पे रहेगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट है वो सबसे दूर भागेगा, ठीक है। डीएनए क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है तो वो मूव करता है किसकी तरफ, एनोड की तरफ, क्लियर है। अब यहाँ पे स्लेन 1 को देखिएगा, यहाँ पे कोई फ्रैगमेंट नहीं है, मतलब डीएनए डाइजेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन 2, 3, 4 पे क्या है, फ्रैगमेंट प्रेजेंट है, मतलब डीएनए डाइजेस्ट हो चुका है, क्लियर है। इसके बाद जब ये सब हो जाएगा मैं इस जेल को स्टेन करूंगी किससे, इथिडियम ब्रोमाइड से, यूवी रेज से एक्सपोज करवाऊंगी और ये फिर ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स मिलेंगे और ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स को मैं सेपरेट कर लूंगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं जेल इल्यूशन, क्लियर है। पीसीआर में क्या करते हैं, पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें हमें करना क्या होता है, इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन करना होता है, लैब में उस जेनेटिक मटेरियल को एम्प्लीफाई करना होता है, नंबर बढ़ाना होता है, ठीक है। तो रिएक्शन मिक्सचर में ये क्या क्या होता है पहले वो देख लेना। न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो डीएनए चेन बनाएंगे, प्राइमर्स होते हैं, 2 सेट्स ऑफ केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स व्हिच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजंस ऑफ द डीएनए। टैग पॉलीमरेज, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं, जो एक बैक्टीरियम से मिलता है, थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया होता है जो हाई टेम्परेचर पे भी सस्टेन कर सकता है। इसके बाद आपका जीनोम का डीएनए होता है, टेम्पलेट डीएनए, जिसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये क्या हुआ है, जिसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, समझ में आया। तो आपका ये स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, डीनेचुरेशन। आपने डीनेचुरेशन किया, यहाँ पे आपने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सेपरेट कर दिया, उसके बाद आपने 3 प्राइम एंड पे प्राइमर ऐड किया है, सो दैट इज नोन एज प्राइमर एनीलिंग। प्राइमर एनीलिंग आपने प्राइमर ऐड कर दिया। प्राइमर एनीलिंग के बाद आप क्या करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज या टैग पॉलीमरेज और
आपके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ऐड कर देंगे तो आपका एक्सटेंशन हो जाएगा। सो दिस इज प्राइमर एक्सटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 96 डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ पे आप टेम्परेचर कम करते हैं अप टू 56 डिग्री सेल्सियस एंड यहाँ पे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं अप टू 72 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? इसके बाद आपने डीएनए फ्रैगमेंट को लाइगेट किया और उसको वेक्टर में इंसर्ट कर दिया। डीएनए लाइगेस बेसिकली फेविकॉल की या ग्लू की तरह काम करता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में इंसर्ट कर दिया। अब ट्रांसफॉर्म सेल को मैंने सिलेक्ट कर लिया सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स के साथ भी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद क्या करेंगे, इस रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल को बायोसिंथेटिक स्टेज पे डालना है, दैट इज इसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन करवाना है। लैब में मैं छोटा स्मॉल वॉल्यूम प्रोड्यूस करवा सकती हूँ। ऑप्टिमल कंडीशंस हर बार मेंटेन करवाना पॉसिबल नहीं है, ग्रोथ रेट पर सेल ऑप्टिमम नहीं हो सकता। बायोरिएक्टर्स में लार्ज वॉल्यूम्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, ऑप्टिमल कंडीशंस मेंटेन कर सकते हैं, ग्रोथ रेट ऑफ द सेल ऑप्टिमम होता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन फैसिलिटेट होता है, ठीक है। तो बायोरिएक्टर्स में हम करते क्या है, कॉमनली बायोरिएक्टर्स कौन से यूज होते हैं, स्टर टाइप बायोरिएक्टर्स। होता क्या क्या है इसमें, सिलेंड्रिकल होते हैं विद कर्व बेस, स्टरर होता है, एजिटेटर सिस्टम होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम एंड सैम्पलिंग पोर्ट्स होते हैं। कर्व बेस क्या करता है, इट इज फैसिलिटेटिंग द मिक्सचर ऑफ द रिएक्शन कंटेंट्स एंड साथ ही साथ हम पीरियोडिकली थोड़े थोड़े टाइम के बाद छोटा छोटा अमाउंट ऑफ कल्चर वॉल्यूम निकालते रहेंगे। उसके बाद ये जो मिक्सचर्स होते हैं, एजिटेटर सिस्टम होते हैं, यह करते हैं, दे फैसिलिटेट द इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट दी बायोरिएक्टर्स। ये दो टाइप के बायोरिएक्टर्स आपके अवेलेबल हैं, एनसीईआरटी के फिगर्स देख लीजिएगा, सिंपल स्टर टैंक बायोरिएक्टर्स एंड स्पार्ज स्टर टैंक बायोरिएक्टर्स। ओपन कल्चर सिस्टम या कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम में क्या करते हैं, जो यूज मीडियम है उसको हम एक तरीके से एक तरफ से ड्रेन आउट करते रहते हैं, दूसरी तरफ से हम जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आपके क्या बोलूं उसको, आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं या जो भी आपको इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो चीज को प्रोड्यूस करने के लिए आप वो डालते रहते हैं। अब ये क्यों होता है, क्योंकि इस केस में जो बैक्टीरिया है अपने फिजियोलॉजिकली एक्टिव या लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज में जाना पड़ता है, क्योंकि बार बार ऐसा नहीं होता। बैक्टीरियल ग्रुप को अपना पढ़ेंगे, स्टेशनरी फेज आता है, लॉग फेज आता है, फिर स्टेशनरी फेज आता है, फिर आपका डिक्लाइनिंग फेज आता है। तो इस स्टेज में, इस कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम में बैक्टीरिया हमेशा आपका फिजियोलॉजिकली एक्टिव स्टेट में, या बेसिकली मैं ये बोलूं अपने फिजियोलॉजिकली एक्टिव लॉग स्टेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लार्जर बायोमास होता है तो लार्जर यील्ड मिलेगा आपको अपने डिजायर्ड प्रोटीन का। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसको सेपरेट करना और उसको प्योरीफाई करना, उसके बाद उसको सूटेबल प्रेजर्वेटिव्स डालना, उसकी टेस्टिंग करना अगर वो किसी एनिमल या ह्यूमंस के लिए यूज किया जा रहा है तो, एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करके क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग भी करना, ठीक है। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। प्रोडक्ट फिर क्या करता है, इट इज सब्जेक्टेड फॉर मार्केटिंग एज अ फिनिश प्रोडक्ट। बायोरिएक्टर्स में हमने कर लिया, ज्यादा अमाउंट में बना लिया, उसके बाद ज्यादा अमाउंट में बना लिया और फिर ये चीज कर, अच्छा इस लाइन का मतलब समझ लेना कि अगर मैंने बोला आपका डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज वेरिंग फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, तो अगर खाने की चीज है तो उसमें प्रेजर्वेटिव्स वगैरह डालेंगे, वैक्सीन है तो किसी ट्रांसजेनिक एनिमल के ऊपर टेस्ट करेंगे, कोई दवाई है तो ट्रांसजेनिक एनिमल के ऊपर टेस्ट करेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि कोविड के टाइम पे वैक्सीन हमें देने से पहले मंकीज और माइसेस में यूज किया गया था, ठीक है। सो चलिए बेटा, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।